मुस्लिम ओनली। हेलो। जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? पहचान लिया आपने मुझे? नहीं यार, मैंने नहीं पहचाना आपको। आप भी कहीं शैतान पे ईमान रखने वाले तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मैं आपके साथ आई थिंक पिछले से पिछले जुमेरात को जुड़ा था ट्रू मुस्लिम के नाम से। अच्छा, मुझे वो अब जारी हमारी बात है, इतनी लोगों से बात होती है मुझे। चोरी वाली टॉपिक में हमारी बात हुई थी और थोड़ी वो साइंटिफिक। तो खैर, और सुने आप? ठीक है। बस ठीक। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन था। जिस तरह एक हमारा एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है कि हम मानते हैं कि एवोल्यूशन है, ठीक है। हम लोगों की सोच जाते हैं, हम एवोल्यूशन को अगर पढ़ते हुए तो हमारी ये सोच जाती है कि यार स्टार्ट में ए बायोजेनेसिस हुई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई गॉड है, या बिग बैंग में हमारी ये सोच जाती है। और दूसरी तरफ है एक एथिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कहता है कि नहीं यार, इट्स अ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। बाद में भी अभी तक ये चीज दरियाफ्त नहीं हुई, कैसे हुई है बाद में दरियाफ्त हो जाएगी। आप भी एक रिलीजियस सोच से एथिस्टिक अप्रोच में गए हैं। मतलब ये सफर कैसा होता है और एक बंदा कैसे इस अप्रोच में जा सकता है? बिकॉज एक जैसा मेरे जैसा बंदा, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। तो कैसी, मतलब आप इस तरह चाहेंगे? एथियस्टिक अप्रोच ये नहीं है कि यूनिवर्स सब कुछ खुद खुद बन गया, नहीं। ये साइंटिफिक अप्रोच है कि हमें किसी भी खालिक का, किसी खुदा का कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम किसी खुदा में ईमान को मान नहीं सकते। समझ गए बात? ये एथियस्ट अप्रोच नहीं है, ये साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच है कि जिस चीज का हमें सबूत नहीं मिल रहा, हम उसे खाम खा क्यों माने। पर ये चीज कितनी हमारी इंस्टिंक्ट में है ना, इंस्टिंक्ट में है ना। क्या इंस्टिंक्ट में है? मतलब गॉड को मानना तो एक इंसान के इंस्टिंक्ट में है ना। अब वो कोई तो भी मैंने बंदा पिछली है। बार भी, आप थे या कोई और भाई था, उसको बड़ी डिटेल से समझाया था कि खुदा को मानना जो हमारे इंस्टिंक्ट में है वो एवोल्यूशन की वजह से है, और वो असल में गलत फहमी है। एवोल्यूशन इस बात को बड़े अच्छे तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है कि जिस खुदा को आप मानते हैं असल में वो एक गलत फहमी है। ठीक है, यार समझिए। नहीं, आज आज आप देखो ना। अच्छा, एक मिनट के लिए चलो, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, इसकी तरफ हम चलते हैं। पर अगर जो मैं अप्रोच रखता हूँ गॉड वाली, इफ दैट अप्रोच, मगर वो अगर वो अप्रोच सच हुई तो फिर क्या होगा? मतलब वो फिर का आपने कभी सोचा है कि अगर वो हुई तो फिर? यार यार इसके ऊपर मसला ये है। चले डालिए, आप बोले। नहीं आप गालिब आप बोल रहे हैं प्लीज। बोले बोले आप, प्लीज बोले। नहीं मैं कह रहा हूँ इस बात को गालिब ने बहुत दफा बोला हुआ है कि फिर के आगे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। वो फिर आपके गॉड की प्रोबेबिलिटी क्यों होगी? वो जीसस अगर हुआ या जूस हुआ, लाइक उसकी भी हो सकती है। तो जब तक एविडेंस नहीं, हम ज्यादा बेहतर रैशनल पोजीशन पे आपसे। अच्छा, मैं अभी ना कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं 2-3 महीने बाद ना एक रिसर्च प्रोसेस में जाने लगूँ। मतलब इस्लाम को भी प्योरली स्टडी करूंगा और फिर ये आप लोगों की भी सारी पर्सपेक्टिव को देखूंगा। तो आप मुझे कोई मतलब मशवरा देना चाहेंगे कि मुझे किस तरह से एक रिसर्च के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए? यार आपको रिसर्च के प्रोसेस को तो ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। रिसर्च तो अनबायस्ड होती है हमेशा। आप चीजों की रियलिटी और ट्रूथ को देखने की कोशिश करें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि सच क्या और झूठ क्या। इतनी सी बात है। आपको मेरा है कोई कि पहले स्पेशल मैं कंसिडरेशन की कुरान जरूरत को नहीं है। आप जरा। अनबायस्ड होके सारे क्लेम्स को एनालाइज करें, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। इतना कौन सा बड़ा मसला है? अगर आप अनबायस्ड होंगे तो आपसे देखें, दुनिया में बात समझ नहीं आती कि अनबायस्ड होना जरूरी क्यों होता है। अनबायस्ड आदमी ही सिर्फ सच्चाई तक पहुंच सकता है। जो बायस्ड होता है ना, वो झूठ तक ही पहुंचता है। बायसनेस आपको कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचा सकती। तो अगर आप फर्ज करेंगे इस्लाम के हक में भी बायस होंगे, तो आपकी सच को फाइंड करने की एबिलिटी जो है वो जीरो है। आप नहीं कर सकते। समझ सर गए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अनबायसनेस की वजह से मैं आपको सुन रहा हूँ। मतलब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। अगर बायसनेस होती तो फिर मैं मतलब आप आपसे सिर्फ बात भी ये नहीं करें, करता। आप सिर्फ ये करेंगे, आप गालिब की वीडियो सुन लें जो गालिब ने कुरान के ऊपर पॉइंट, साइंटिफिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इस्लामिक हिस्ट्री, उसको सुन लें, देख लें। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने बुक्स दी हुई हैं, या सुन लें बेशक। और उसके ऑपोजिट जो मुसलमानों का पर्सपेक्टिव है उसको सुने, और आपको मुझे लगता है 2 दिन ज्यादा नहीं लगेंगे टू फाइंड आउट द ट्रूथ। मैंने असल में ना गो थ्रू किया है, मैंने इनको भी सुना है और एक तो और भी शायद एडम सीकर वगैरह भी है, तो मैंने सुना है। पर एक चीज़ है कि
मतलब आप लोग ना एक बीच में से कोई पॉइंट निकाल के उसको करते हो। अब मैं एक बुक मैंने पढ़ी, मैं दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर करता हूँ, तो मेरे दोस्त कहते हैं यार तू ये बात कर कैसे सकता है, मतलब तूने बुक पढ़ी नहीं हुई, पूरी कुरान तूने पढ़ा नहीं हुआ और तू बीच में से एक आयत को लेकर कोट कर रहा है, तो हम इस तरह नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त कह रहे हैं पहले तो पूरा कुरान पर फिर हमसे मतलब उस तरह बात करी। तो मगर आप अगर एक असूलन और अनबायस्ड होकर बात सुने, आप किस आदमी को झूठा कहेंगे जिसकी आप सर पूरी जिंदगी की हर बात सुने और एंड पे आप डिसाइड करेंगे उसने सारे सच बोले हैं, या जो एक झूठ बोल दे वही झूठा होगा? सर अगर क्या कहते हैं झूठ बोले हैं तो फिर हम झूठा कहेंगे ना। एक भी झूठ जिसने बोला हो वो झूठा होगा ना। नहीं, अब एक झूठ की वजह से अब ये तो नहीं है ना कि एक गलती की वजह से बंदे की बाकी चीजों को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं नहीं, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिसने एक झूठ बोला वो झूठा होता है या नहीं होता। होता है, कह सकते हैं आप। तो बात यह है कि अगर कुरान की अगर एक भी आयत झूठी है ना, फिर कुरान झूठा तो है ना। सर बात बात खत्म ये होगी, कि बात वहीं पे खत्म होगी। कुरान में तो एक बात भी झूठ नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी दुनिया की इल्हामी किताब में एक भी बात झूठ होने की गुंजाइश नहीं है। समझ बाकी गए? इलामी तो किताबों की तो आपको हम अगर कोई गारंटी भी बंदा नहीं ये देते। कहता है ना, देखिए मेरी बात सुन लें पहले ना, अगर आपको कोई बंदा ये कहता है ना कि कुरान के झूठ को पकड़ने के लिए आपको पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा, ये बात असल में लॉजिकली सही नहीं है। ठीक है, एक भी अगर पकड़ा जाता है ना तो बस कुरान तो झूठा हो गया ना, और अल्लाह की किताब होते हुए कुरान में एक भी झूठ नहीं हो सकता। बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ गए सर आप? बेसिकली आप क्रिश्चियन मतलब हैं, आपको इस्लामिक अगर आप देखें मैं ना एक क्रिश्चियन नहीं हूं इस्लामिक भाई। बंदे की माइंड से, नहीं मैं आपको कह रहा हूँ आप एक्स क्रिश्चियन है ना, आप एक इस्लामिक माइंडसेट के देखें तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ही शिर्क होती है। वो बंदा चीजों को देख के मतलब उस बंदे के आप माइंड को समझें, वो बंदा ये चीजें सोचता भी है ना तो उसके माइंड में जो सा दूसरा पर्सपेक्टिव है वो बहुत बुरा यार है। वो आप सोचता क्या नहीं यार समझते एक हैं कि दूसरे। पाकिस्तान में रहते हुए मैं नहीं समझता कि इस्लामिक बंदे का माइंडसेट क्या होता है। मेरे ख्याल में आप लोगों से ज्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है। जी और क्या मैंने पूरी जिंदगी मुसलमान नहीं देखे जो मुझे नहीं पता कि क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। जी। शायद मैं मुसलमानों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ कि मुसलमान कैसे सोचते हैं। ठीक है, ऐसे इधर नहीं बैठा इस्लाम हुआ मैं। इस्लाम की अदर एक्सट्रीम जो है ना, मतलब इस्लाम का जो कह दो जो इस्लाम को नहीं मानता उस बंदे को हमेशा के लिए जहन्नुम। ये चीज एक ऐसी है जिसकी वजह से शायद एक मुस्लिम मतलब जिसे आप कह रहे हो सोचने पे 50 दफा सोचता है। वो आप एक नॉर्मल मुसलमान से बात करो ना, कोई मतलब आप थोड़ी सी आप इस्लामिक बात ही कर लो ना, थोड़ी इरेशनल होके मतलब जैसे आप मैं आज वैसी गपशप दोस्तों के साथ लगाई तो मैंने ऐसी एक दो हदीसें वगैरह कोट कर दी, मैंने कहा यार यूं करके, तो पता नहीं मुझे मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि यार अच्छा अगर इस्लाम सच्चा रिलीजन है तो तू बता दे कौन सा रिलीजन सच्चा है। मैंने कहा भाई मैं मुसलमान हूँ, तू मुझे अभी काफिर बना के बैठ गया, मैं तो तेरे साथ इस्लाम की गपशप लगा रहा हूँ। मतलब लोग इस तरह की चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। ये ये मैंने रैशनल एक नहीं है ना, ये तो इरेशनल अप्रोच है। आप उसे कह रहे हैं ये रैशनल अप्रोच है, ये तो इरेशनल अप्रोच है। जो उसने हाँ, एकदम आप पे इल्जाम लगा दिया और अब आपको कह रहा है कि तू बता के कौन सा दुनिया का मजहब सच्चा है। हाँ, वो ये ये तो समझ के बैठा मैं इस्लाम छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया। तो रैशनल का मतलब ये है कि आप कहेंगे कोई भी नहीं सच्चा जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो। चलो आप एक बात सोचो, आप इसका बहुत आसान जवाब है, आप ये कहेंगे कि जिसके पास सबूत है वो सच्चा है। बिल्कुल। और अभी तक जितनी मेरे पास मतलब रिसर्च और नॉलेज है अभी तक तो मैं इस्लाम को सच्चा कह रहा हूँ, टू बी ऑनेस्टली अपनी रिसर्च और नॉलेज के हिसाब से। चलो और मैं ये आज आपने देखा आज फिर आप अच्छा इस्लाम है और आज आपको आज दालिब। आपको गालिब गालिब इनको एक आप आयत दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ये जाके उसके ऊपर रिसर्च करके आ जाए और हमें बता दें इसका तोड़ है। एक छोटी सी आयत है, बेशक आपको तो इतनी पता है, लेकिन लेट्स से कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जो सीमन है वो बैकबोन और रिब्स के दरमियान से निकलता है। ये कुरान के अंदर आयत है, इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं, इसका कोई सियाको सबाक नहीं है। ठीक है, आप जाके इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, इस पे मैंने आप रिसर्च की भी है। आ जाओ कि ये सही है। अगर ये हाँ, इस पे गलत मैंने है तो रिसर्च की कुरान भी है। गलत है। अच्छा तो इस क्या पे मैंने आप रिसर्च की है। हम्म, अच्छा जब एक बंदा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना तो 11th और 12th रिब और ये बैकबोन के दरमियान में ना जेनिटिलियल ऑर्गन्स बनते हैं हमारे, और मेल टेस्टिस भी बनते हैं। फिर जैसे ही वो बंदा बाहर निकलता है तो फिर वहीं शुरू में एज फीटस लेवल पे फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन होती है। फिर जैसे जैसे वो प्यूबर्टी में जाता है तो फिर नहीं, आप ऑटोमेटिकली गलत बोल रहे हो टेस्टोस्टेरोन यार। लेवल आपको बढ़ता है। पता कि स्पर्म ऐसे ख्वाजा प्रोडक्शन साहब फीटस होते लेवल पे हैं, नहीं होती है, प्यूबर्टी पे नहीं जब होते। आप हिट करते हो तभी स्पर्म प्रोडक्शन होती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको किसने कहा कि फीटस लेवल पे आपका स्पर्म राइज करता है बिटवीन द बैकबोन एंड द नहीं, रिब्स? फीटस लाइक आपको ये किसने लेवल पे बताया? हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं लेवल होते हमारे हैं बाद सर।
नहीं होते हैं सर, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते ही प्यूबर्टी के टाइम पे हैं। ओ सॉरी सर, मैं मतलब टर्म्स को कंफ्यूज कर रहा था। सेकेंडरी सेक्स वेक्टर का मतलब जो वो बात आप कह बलूगा रहे हो ताले। ना, सॉरी, जो आई एम वेरी सॉरी, आई एम कह वेरी रहे हो सॉरी, कि आई गोनाड अपोलोजाइज। जो होते हैं वो बनते हैं बैकबोन और रिब्स के दरमियान में। यार एम्ब्रियोनिक ये स्टेज बात में। इससे ज्यादा absurd चीज मैंने सुनी ही नहीं है आज तक। ठीक है, और चलो मतलब मान भी लेते हैं कि आगे बनते हैं। आसमान और जमीन के कलाबे बनाएंगे इस्लाम की एक आयत को, कुरान की को सच्चा साबित करने के लिए। ये ऐसी डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको कहा है ना, ये आप बायस्ड हैं तो आपको लग रहा है कि ये जवाब है। अगर आप अनबायस्ड हैं तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये बोंगी है, फलोनी है यार ये। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैंने खुद जाके चैट जीपीटी से प्रॉपर इस पे मैंने रिसर्च की थी। सर मैं एक पॉइंट सुनो, बात ही एक नहीं पॉइंट कर रहा हूं, सुनो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी कंफर्मेशन बायस है, तो इसलिए आपको ये बात लग रहा है कि ये उस बात का जवाब है। इस बात के जवाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि गोनाड्स वहां बनते हैं या टेस्टिकल्स वहां बनते हैं। अल्लाह ये कह रहा है स्पर्म वहां बनता है, जो कि फ्रॉड बात है। और स्पर्म जो है तब नहीं बनता। स्पर्म तो भाई प्यूबर्टी हिट करने से पहले किसी का बन ही नहीं सकता। क्या आप फजूल बात कर रहे हैं? और आपको पता कि फिर एक और बात है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल हार्मोन बनना जो है वो इस बात का सबूत है, तो भाई मेल हार्मोन तो फिर औरतों में भी बनता है। आपको पता है इस बात का? ठीक है, हाँ, एड्रीनल ये भी ग्लैंड मैंने जो है कुछ वो अर्सा पहले पढ़ा था। मतलब कैसी फजूल बात आप कर रहे हैं? यार देखो, लिटरेचर की जुबान में एक बात की गई ना, ये बात अब मेरे जैसे बंदे को भी समझ आनी चाहिए, तो एक यार ऐसे ये बंदे को भी समझ आनी चाहिए जुबान जो जो आप कहते हो वो एक एक्सक्यूज है सिर्फ। ठीक है, जब क्लेम आप साइंटिफिक कर रहे हैं लिटरेचर की जुबान में, तो भाई फिर आपको पकड़ेंगे तो सही ना। ये आप ये लिटरेचर की जुबान वाले ये इंजीनियर मिर्जा वाले फ्रॉड हमें ना लगाएं। वो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बना सकता है, हमें नहीं बना सकता। ठीक है, नहीं। समझे बात? आप अली भाई की बातें नहीं समझे। वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि यार कुरान एक हिदायत की बुक है। मतलब मैं तो जितना आजकल इंजीनियर को की बातें सुन रहा हूँ, मुझे मजीद से मजीद पैथेटिक दिखाई देने लग गया। वो उसको तो बिल्कुल फजूल बातें करता है। उसको किसी बात का कोई पता नहीं होता, कख पता नहीं होता यार उसको। मुझे आप जेन्युइनली सिर्फ ये बताओगे, अगर यही चीज किसी और किताब में होती, हाँ तो आप मानते? तो आप मानते? आप ये चीज सोचो ना, आप अपना, अगर आपने कंप्लीटली रैशनल होना है ना, या कंप्लीटली अनबायस्ड है, कंप्लीटली आप अनबायस्ड नहीं हो सकते, तो आप मान लो, क्योंकि आप इंसान हो, हमारे थोड़े बहुत बायसेस होते हैं, बट एनीवेज, मगर आपने जो देखना है तो आपको उसी तराजू पे तोलना पड़ेगा जिस तराजू पे आप भगवत गीता को तोलोगे, जिस तराजू आप और चीजों को तोलोगे। आप इसके लिए नया तराजू नहीं बनाओगे। जी, भगवत भी गीता को भी इसी तराजू में तोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो गालिब बात करें, जो उसका मतलब था, वो उस जमाने में यही समझते थे, और इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ये समझ कहां से, यूनानी ये समझते थे, तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आप एक पॉइंट जैसा, कुरान के अंदर 10 पॉइंट्स और हैं। अच्छा, ये जो सी अभी मैंने एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको कहूं ना आपने रिसर्च करनी है, तो भैया फिर आपने सिर्फ इस बात पर रिसर्च करनी है कि आप अनबायस्ड कुरान को सच समझते हुए अनबायस्ड कैसे हो सकते हैं। हो ही नहीं सकते। इस बात पर रिसर्च कर लो ना अगर अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, तो एटलीस्ट आपका जो कंपस है ना वो काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मसला ये है कि जो लोग बायस्ड होते हैं ना, उनका कंपस सही काम नहीं कर रहा होता। आपका कंपस सही काम तब करेगा जब आप अनबायस्ड होगे। तो भैया आपको पहले ये तो देखो कि आप अनबायस्ड हो कि नहीं। आप समझ रहे हो आप अनबायस्ड हो, आप अनबायस्ड नहीं हो। यार अभी तक तो मैं आपको बताऊं, मैं इस पे जो कुछ ऐड अगर कर दूं, अरे नॉन कंफर्मिस्ट की बात जी सुन सर, लें। जी सर, आप एक ऐड कर सवाल लें। से मैं इनसे ये पूछूंगा कि आपने कहा कि गोनेट्स जो हैं, मेल गोनेट्स बनते हैं बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब्स और फीटस लेवल पे, और गॉड ने ये बात लिखी है, गालिब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि स्पर्म के राइज होने की बात हो रही है, गोनेट्स की नहीं। ठीक है ना? व्हाट वाज प्रिवेंटिंग गॉड टू एक्चुअली से कि स्पर्म टेस्टिस में राइज करता है? ये बहुत आप मुझे इंपॉर्टेंट ये से बताएं। सो व्हाई वुडंट गॉड से कि आपका स्पर्म टेस्टिस से आता है? अच्छा देखें, अगर गॉड मतलब गॉड ये भी कह सकते थे कि स्पर्म टेस्टिस से आ सकता है, ये भी कह सकते थे, जो भी स्टेटमेंट की है, स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे आ सकती थी। अब बात यह है कि उस टाइम के लोगों को भी समझानी थी, आज के लोगों को भी समझानी थी, और हो सकता है आज से 200 यार, साल उस बाद टाइम वाले लोगों को भी so समझानी you're चाहिए। saying कि उस उस टाइम टाइम के के लोग लोगों को अच्छे तरीके से समझानी थी, समझते यहाँ थे कि पर स्पर्म टेस्टिकल से आता है। जी गालिब भाई, क्या क्या आपने? चलें पहले नॉन कंफर्मिस्ट की बात सुन लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम के लोग क्या गालिब समझते हमने थे। इतनी दफा बात की है, इंटरनल वेव्स की बात की है, बिग बैंग ये लोग निकाले थे कुरान से, उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त नहीं ये लॉजिक देते
कि उस जमाने में लोगों के पास इतना इंटेलेक्ट नहीं था, लेकिन ये बातें जो इजी बातें समझने के लिए वो नहीं लिखी हुई, तो फिर ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि लोगों का इंटेलेक्ट नहीं था। Are you you're actually approaching the entire case from a confirmation bias. आप ऑलरेडी एक चीज को डिफेंड करने निकले हो, तो आप कभी भी अनबायस्ड या अनप्रेजुडिस्ड नहीं होगे अपनी रिसर्च में। मैंने आपको बताया ना, आपको एक जो आपके मुस्लिम फ्रेंड्स कह रहे हैं पर्सपेक्टिव ना से आप कि देखें। आपने कुरान पूरा होलिस्टिकली पढ़ना है, ये सबसे बड़ा एक डिफेंस देते हैं ये स्कॉलर्स, जो मुस्लिम स्कॉलर्स या अपॉलजिस्ट्स। आपको कुरान, यू डोंट नीड टू रियली रीड ऑल ऑफ इट टू कम टू अ कंक्लूजन। एक पैसेज, एक सूरत, वेरियस आयत्स का एक कलेक्शन निकाल कर आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर बुक टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन कि वो, जिस तरह गालिब ने कहा कि एक बात भी अगर गलत निकल जाए फ्रॉम अ बुक व्हिच क्लेम्स टू बी सुपीरियर एंड परफेक्ट इन इट्स सेंस, तो फिर दैट इज रीजन इनफ टू एक्चुअली जज दैट बुक एज इनकरेक्ट। सर आई एग्री विद यू। मेरी बात सुने, ठहरे, मैंने जो पॉइंट मेक करना था वो भी जरा सुन लें। जो नॉन कन्फर्मिस्ट ने क्वेश्चन उठाया ना, वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि जी खुदा को ये क्या मसला था अल्लाह को कि वो ये नहीं बता सकता था कि स्पर्म गोनाड से, स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स में पैदा होता है। और आपने उसका जवाब आगे से दिया कि नहीं जी, उस टाइम के लोगों को समझाने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम के लोग बड़े अच्छे तरीके से समझते थे कि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स में पैदा होता है। क्यों? और इस बात का हमारे पास सबूत है। आपको पता है कि हजरत मोहम्मद के दौर में भी जो मेल गुलाम होते थे उन्हें कैस्ट्रेट किया जाता था, और उनको कैस्ट्रेट किया ही इसलिए जाता था कि इंसान जानता था कि टेस्टिकल्स में स्पर्म पैदा होता है, इसके बगैर नुत्फा नहीं पैदा होना, और ये बंदा किसी भी औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता और इस बंदे की सेक्सुअल अर्ज भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसलिए अपने गुलामों को कैस्ट्रेट करते थे अरब हजरत मोहम्मद के वक्त से पहले से। और आपको पता कि आपके जो हजरत बिलाल हैं उनकी कोई शादी का जिक्र कहीं नहीं लिखा। कहीं टर्शरी किताबों में जाके इन्होंने इस्लाम के 400 साल बाद लिखा कि जी उसने शादी की थी, उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, वो असल में कैस्ट्रेटेड गुलाम था। इसी तरह वहशी जो था हिंदा का गुलाम, वो भी इनकी बातों में बिटवीन द लाइन पढ़ने से पता लगता है कि कैस्ट्रेटेड गुलाम था। और अरब जो थे ना, वो तकरीबन 1st सेंचुरी एडी के टाइम से अफ्रीका से जाके अफ्रीकन को स्लेव्स बना के लाते थे और मेल स्लेव्स को कैस्ट्रेट करते थे। जो कैस्ट्रेटेड स्लेव होता था ना, उसका अरबों में ज्यादा उसकी वैल्यू होती थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारी औरतों के इर्द गिर्द काम करने के लिए सेफ है। तो आप जो कह रहे हैं ना, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को लोग ये समझते थे कि जो स्पर्म है वो बैकबोन से आता है। भाई कोई बैकबोन नहीं काट रहा था किसी की, ठीक है, लोग कैस्ट्रेट ही कर रहे थे। और लोगों को सिर्फ यही नहीं पता था, अरब जो है वो बकरों को भी बड़े अरसे से खस्सी करते आ रहे थे। ठीक है, अरब जो है वो कुत्तों को भी खस्सी करते आ रहे थे। लोगों को पता था दुनिया कुत्तों को भी खस्सी वो पुराने जमानों से करती आ रही है, और बकरों को भी बड़े पुराने जमाने से करती आ रही है। दुनिया को अच्छे तरीके से सिर्फ यही नहीं पता था कि इंसानों के स्पर्म जो है वो टेस्टिकल से आते हैं, उनको यह भी पता था कि बकरों के और बंदरों के और कुत्तों के और सब के जो है ना वो कहाँ से आते हैं, वो वहीं से आते हैं। आपको ये बात अगर ये समझ रहे हैं आपके अल्लाह जो है ना, अल्लाह जो है वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि लोगों की समझ में नहीं आनी थी। भाई लोग तो ऑलरेडी जानते थे कि स्पर्म कहाँ से आता है, ये तो अल्लाह को की मत मारी गई थी असल में। आई एम सॉरी टू से। हाँ जी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं वो जो सा उन्होंने कहा था कि आप 22 वाला, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मैं एज अ मुस्लिम आपसे बातें करूं, और एज मुस्लिम आप माने ना माने, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि मैं इधर उधर की इस तरह की बात करूंगा तो मेरे लिए वो, मैंने आपको बताया था ना, इस्लाम की एक एक्सट्रीम साइड भी है। अगर आप मरेंगे और आपके अंदर ईमान नहीं है तो एज अ मुस्लिम आपका बिलीव है कि आप हमेशा के लिए जहन्नुम में सड़ेंगे। तो ये चीज़ तो मेरे अंदर है, और वो आप शायद जज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एज अ मुस्लिम ही आपसे बात करूं। अच्छा, दूसरी आपने बताई थी वो बिग बैंग वाली बात। बिग बैंग तो इस्लाम से प्रूव नहीं होता, वो तो मैंने उस आयत को एनालाइज किया था। वो मेरा एक दोस्त भी था जो जिसका इस फील्ड से भी रिलेटेड है, तो हमने गपशप लगाई थी, तो वो तो नहीं होता। उससे आप उस आयत से आप और कोई चीज़ प्रूव कर सकते हैं, बिग बैंग नहीं कर सकते। वो तो फिर एक गप ही मारी थी खैर किसी ने। अच्छा, जहाँ तक ये बात रही ना ये टेस्टिकल्स वाली और ये गुनैड वाली, ठीक है आपकी अपनी राय सही है कि उस जमाने में ये चीज पता थी। अच्छा, आपने मुझे अभी बात बताई थी बैकबोन वाली, या आपने मैंने भी सुना था एक भाई से कि ग्रीक और बात करनी है ये भाईजान। राय नहीं है, ये क्या हाजी भाई वेलकम। लोगों को पता। ये जी वेलकम हाजी भाई। Thank you. आपसे एक और बात करनी, जो आपने बात की ना गोलैंड की, वो भी गलत है, क्योंकि वो जो जेनेटल रिज है वो स्टमक के अंदर बनती है। इवन वो जो बच्चे फीटस के अंदर, वो कमर में फिर भी नहीं बनती। तो इन एनी वेज अगर आप उसको करोगे, वो स्टमक के अंदर फ्लूइड होता है, उसको कैविटी बोलते हैं, कोएवल, मुझे नाम मुश्किल है थोड़ा सा बोलना।
तो वो उधर बनती है, इट्स नॉट इन द बोन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और बोन्स ऑटोमेटिकली जब बच्चा फीटस बनता है बोन्स बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो से ग्रीक फिलोसोफर अभी आपने बताया था, हाजी भाई ने कुछ बात करनी थी। हाजी भाई, मैंने कहा कि उन्होंने फरमाया कि आपकी राय में अपना, ये इनकी राय नहीं है, ये This is साइंटिफिक what- फैक्ट है। हाँ जी, ये दिस इज व्हाट वी नो, मतलब कि ये हमें 100% पता है। इसके लिए मैं आपको एक और क्या कहते हैं मिसाल दे देता हूँ कि जब वो रसूल के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो अपना जो औरत थी उनकी कनीज थी जो गोरी, किसी ने उसको तोहफे में दी थी, तो जिस आदमी के ऊपर वो लगा इल्ज़ाम कि वो उसका बाप होगा, तो वो जब अली ने जाके उसको गिराया या जो कुछ भी किया, तो उन्होंने देखा कि वो उसका उज़्वे तनासुल कटा हुआ था। ठीक है ना, उसका उसकी जो अपना क्या नाम है उसका, कैस्ट्रेटेड था वो, उसमें तनासुल कटा होने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके उन्होंने टेस्टिकल्स छोड़े हुए थे। वो नहीं काटते थे, वो काटते थे तो वो हाँ, बंदा सारा कुछ काट देते हैं। हाँ जी। तो उसका मतलब कि ये डेफिनेट मतलब कि आपके इस्लाम के अंदर की मिसालें हैं, बाहर से नहीं। आपके अपना इस्लाम के अंदर की मिसालें हैं कि उस वक्त लोगों को इस बात का पता था कि ये स्पर्म कहाँ बनता है और कहाँ नहीं बनता। जी। अच्छा, ये भी आपने वो ग्रीक फिलोसोफर वाली भी मिसाल दी थी, और मैंने शायद इन्हीं की किसी वीडियो में देखा था, वो जैसे एम्ब्रियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट था, वो भी कह रहे थे पता नहीं कहीं ग्रीक में पैदा था। तो ये जो सी ये ग्रीक फिलोसोफर या यूनानी थे, इन लोगों की कोई आज के टाइम पे हमें कोई ऐसी बुक्स कैसे कार्बन डेटेड मिलती हैं कि हम इस चीज़ को मान लें, और कोई है तो मुझे बताएं कहाँ से मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ, कहाँ से इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकता हूँ। इनके जो वर्क्स है वो ट्रांसलेटेड हैं। वो आपको जाके ये जिस ग्रीक फिलोसोफर की डाली ने बात की है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या यार, अच्छा खासा उसका नाम गैलेन है, उसका नाम गैलेन है, और हिप्पोक्रेटिस, इन दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, उनकी जो बातें वो ट्रांसलेटेड होकर आई हैं बाय द वे। और दूसरी बात जो डाली ने की वो मैं पहले करने लगा था, वो डाली ने जरा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दी। आपको मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में आज ऐसे मुखन्नस या ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स लोग होते हैं जिनके गोनैड्स कभी भी बाहर नहीं आते, ठीक है, जिनके टेस्टिकल्स पेट के अंदर ही होते हैं, और वो कमर और बैकबोन के दरमियान में नहीं होते भाई, रिब्स और बैकबोन के दरमियान में, वो पेट की अगली तरफ होते हैं नीचे करके, ठीक है, समझ गए आप? तकरीबन उसी जगह पे होते हैं जहां पे ओवरीज होती हैं। नीचे आते ही नहीं है, वो नेचुरली नीचे आने वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बड़ी मॉडल है, बड़ी मशहूर है वो तो बड़ी मशहूर है वो, जिस वो तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो औरत नहीं है, इतनी वो इस तरह की है। नहीं, अब ये तो फिर एक जनरल ओपिनियन हो जाएगा ना, अगर आप ये कह रहे हो कि आप जनरल ओपिनियन में क्या पहले भी आपको नहीं सर, मैं आपको वो बात अपनी बता रहा हूँ। क्लास में मिसाल के तौर पे 50 लड़के और एक लड़की है, तो मैं अब लड़के कह के पुकारूंगा ना, अब वो एक कहते हैं वो एक्सेप्शंस हैं, तो अब एक वर्स के अंदर एक्सेप्शंस को मेंशन करना, तो अब आप ये भी तो देखें ना, एक जनरलाइज कर दिया कि हाँ ये मर्दों के लिए चीज है, एक्सेप्शन को उन्होंने नहीं मेंशन किया। देखिएगा, और अब आप जब अपने इस आंसर पे गौर कीजिएगा कि आपने किस बात का जवाब दिया, आपने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, आप किसी और तरफ जा रहे हो, आपको समझ नहीं आई कि हम बात क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं देखूंगा, थैंक। अच्छा, तो मैं मतलब आपका ये मानना है कि अगर कुरान की कुछ आयात या किसी सूरत को भी बंदा टेक्निकली पढ़ ले और लॉजिकली अनबायसली पढ़ ले, तो बंदा आप जो जिसको हकीकत मानते हैं वहां तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, एक बात है, आप जो है ना, आप राइट पाथ पर है, मुझे आप बहुत पसंद आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये यार मेरे साथ दिसंबर में ये चीजें हुई थी, जो आपका जो बैकग्राउंड है वो हमारा भी था, उसमें टाइम लगता है उस चीज से निकलने में। तो मेरी सजेशन आपसे ये कि आप अपनी जुस्तजू जारी रखें, बस एक काम करें कि आप उसको उसी वो चीज पे उसी आप लाइक गिव देम द सेम बेनिफिट, लाइक उसी तरह आप उसको जज करें जिस तरह आप एक नई चीज को सुनते हैं उसको जज करेंगे, ठीक है? उसको अपने को प्रूव करने की कोशिश ना करें, एंड देन जस्ट मेक, आपको जब आपको पता चल जाए कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट, देन आपका दिल खुद ही मान जाएगा कि यार आई एम डूइंग इट रॉन्ग, व्हाई एम आई गोइंग। आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। गालिबन 2.5 महीने से मैं इसी चीज में फंसा हूँ थोड़ा। दिसंबर में मेरे माइंड में बस दिसंबर में एक रैंडमली एक ख्याल किया था कि क्या मैं जो रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ें सोची थी। तो अब तो मैं सोचा 2 महीने के लिए इस टॉपिक से थोड़ा ब्रेक लूँ, अब मेरे एग्जाम्स हैं, और एग्जाम्स के बाद फिर मैं प्रॉपर इस पे एक इन डेप्थ रिसर्च करूँ, क्योंकि अब पेपर वरना ख़राब हो जाने सारे अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया।
तो आराम सुकून से पेपरों के बाद मेरा आ रहा था। सारी उम्र पड़ी पहले उमर खान ने आपके लिए एक सुपर चैट भेजी थी, ठीक है, वो बात हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, मगर उमर खान ने भी यही बात की थी, इट वाज इजियर फॉर कुरान टू सिंपली से स्पर्म कम्स फ्रॉम टेस्टिस। ऑल्सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू गालिब भाई एंड द पैनल। बहुत शुक्रिया उमर खान, थैंक यू आपका। दोस्तों आप भी सुपर चैट सुपर स्टिकर के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं जी। आप मुस्लिम ओनली अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे बात करेंगे दोबारा, और जरा अनबायस्ड होके चीजों को देखें। अभी आप अपने पेपर दें अच्छे तरीके से, उसके बाद इन बात चीजों के बारे में सोचिएगा, ठीक है। चलें सर, थैंक यू मच, हैव अ गुड डे। आपको भी मुझे लगता है कि ये रास्त पर चल पड़ेंगे। होपफुली सो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।